आइए फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आए दिन हम लोगों के पास पेशेंट आते हैं, प्रोफेशनल इसके पास के हार्ट फेलियर का पेशेंट है, यानी इसके दिल के अंदर कोई ऐसी बीमारी है, दिल के अब खुद के काम न करने की वजह से इसको डिजीज़ हुई है, उसको हम हार्ट फेलियर कहते हैं। तो समझते हैं कि हार्ट फेलियर क्या चीज़ है। हार्ट का काम क्या है? ब्लड को पंप करना, ब्लड को पंप करना और ब्लड वेसल को ब्लड पहुंचाना। अब ब्लड वेसल जो है ना वो पूरी बॉडी को ब्लड पहुंचाएगी, या पल्मोनरी वॉल के जरिए पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो है ना वो ब्लड जो है ना वो लंग्स को जाएगा। ये है हार्ट का काम के ब्लड को पंप किया तो दो साइड के ऊपर ब्लड चला गया। एक तो पल्मोनरी वॉल्व के ज़रिए सीधा चला गया वाया पल्मोनरी आर्टरीज के ज़रिए लंग्स की तरफ, और दूसरा जो है ना वो वेंट्रिकल जो है लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पंप हुआ, एरोटा को दिया, और एरोटा ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना वो सीधा पूरी बॉडी को दिया। तो मतलब ये हुआ आसान अल्फाज में कि हार्ट का काम ये है कि ब्लड को पंप करना। अब हार्ट फेलियर के पेशेंट के अंदर क्या होता है कि लॉस द एबिलिटी ऑफ द प्रॉपर ब्लड पंपिंग, यानी कि जो ब्लड के पंप करने की जो एबिलिटी है दिल का, वो अब दिल जो है वो खो देता है, या उसके अंदर कमी आ जाती है, या वो इंसफिशिएंस हो जाता है। इसका मतलब ये है कि प्रॉपर पंपिंग लॉस कर जाना, यानी लॉस द एबिलिटी ऑफ द प्रॉपर पंपिंग ऑफ द ब्लड, ब्लड की जो प्रॉपर पंपिंग है उसके अंदर डिफेक्ट आ जाना, उसके अंदर इंसफिशिएंसी आ जाना, उसके अंदर वो प्रॉपर जो इसकी जो वर्क था उसके अंदर कमी आ जाना, उसको हम कहते हैं हार्ट फेलियर। अब हार्ट फेलियर के स्टेजेस हैं, क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। इससे ये जाहिर होता है कि हार्ट फेलियर का जो पेशेंट होता है उसके अंदर एक प्रोग्रेसिवली, यानी कि एक टाइम से आ रही हुई चीज़ होती है, क्रॉनिक चीज़ हो डिजीज़ आ रही है, एकदम से जो है ना वो हार्ट जो है ना वो डिसफंक्शनिंग के अंदर नहीं आ रहा। इसके अंदर एक लॉन्ग प्रोसेस है, आहिस्ता आहिस्ता से दिल के अंदर कोई ऐसे फंक्शन आ रहे हैं जिसकी वजह से वो प्रॉपर पंपिंग नहीं कर पा रहा, और इसी वजह से इसको जो है ना 4 स्टेजेस के अंदर वो डिवाइड किया हुआ है। यानी कि क्रॉनिक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है, आहिस्ता आहिस्ता से क्रोनिक है, बहुत पुराना है, प्रोग्रेसिव है, आहिस्ता से इस डिजीज़ के अंदर वर्ष आ रही है, इस डिजीज़ के अंदर जो है ना वो पेचीदगियाँ पैदा हो रही हैं, दिल के अंदर जो है ना वो एबिलिटी जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता से अपना खो रहा है। तो ये है हार्ट फेलियर। समझ में आ गया? हार्ट फेलियर का मतलब ये है कि हार्ट अपना प्रॉपर पंपिंग न कर पाए, जिसको हम कहते हैं हार्ट फेलियर। ओवरव्यू ले लेते हैं क्या होता है। देखें जी, पूरी बॉडी के अंदर फंक्शन, ऑल बॉडी वर्क टुगेदर एंड सेंड द ब्लड टू द हार्ट। अब क्या होता है, कह रहा है कि पूरी बॉडी की जो ऑर्गन्स हैं वो काम कर रहे हैं, और उसके बाद जो है ना वो ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना वो वाया सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा के ज़रिए जो है ना वो राइट एट्रियम को ब्लड पहुंचा देती है। अब वो राइट एट्रियम के बाद जो है ना ट्राइकस्पिड वॉल के ज़रिए राइट वेंट्रिकल को ये ब्लड जो है ना वो इंटर हो जाता है। अब ब्लड राइट वेंट्रिकल के अंदर आ गया, राइट वेंट्रिकल के बाद जो है ना पल्मोनरी वॉल्व के जरिए पल्मोनरी आर्टरी जो है ना वो ब्लड को लेके जाएगी लंग्स की तरफ, और लंग्स में वहाँ गैसेज एक्सचेंजिंग होगी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स को मिलेगी और ऑक्सीजन ब्लड को मिलेगा। फिर उसके बाद जो है ना पल्मोनरी वेन जो है ना वो ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस लेकर आएगी, लेफ्ट एट्रियम को देगी, और लेफ्ट एट्रियम में फिर बैकस पिट वॉल है, मेट्रियल वॉल भी इसको बोलते हैं, वो फिर जो है ना ब्लड को जो है ना वो मौका देगी कि वो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जाए, और लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वो एरोटा के जरिए पूरी बॉडी को पहुंचाते हैं ताकि न्यूट्रिएंट्स उसको मिले। अब हम लोग, ये तो एक नॉर्मल जो है ना ओवरव्यू था। अब हम ये देखते हैं कि हार्ट फेलियर जो है ना इसकी टाइप्स क्या हैं, कितनी टाइप्स हैं। पहले मैं कुछ लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद फिर मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। देखें जी, हम बोल रहे हैं कि ब्लड एट्रियम को मिला, और एट्रियम ने वेंट्रिकल को दिया, वेंट्रिकल ने पूरी बॉडी को सप्लाई किया। यानी कि एक मैकेनिज्म चल रहा है हार्ट के अंदर, जो ब्लड रिसीव कर रहा है, और रिसीविंग के बाद वेंट्रिकल रिसीव कर रहे हैं, और रिसीविंग के बाद वो ब्लड जो है ना वो पंप होके जो है ना दोनों साइड पे जा रहा है। यानी कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का प्रोसेस हो रहा है। एक मैकेनिज्म है जिसको हम कहते हैं सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। हार्ट के कंट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सिस्टोलिक, और हार्ट के रिलैक्सेशन, यानी कि स्पेशली वेंट्रिकल की मैं बात कर रहा हूँ, वेंट्रिकल के रिलैक्सेशन को हम क्या कहते हैं, डायस्टोलिक। यानी कि अगर वेंट्रिकल प्रॉपर तरीके से कंट्रैक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब सिस्टोलिक
सही तरीके से काम कर रहे हैं और वापस से वेंट्रिकल रिलैक्स हो रहे हैं, इसका मतलब डायस्टोलिक सही तरीके से काम कर रहा है। यानी कि दो टाइप के हार्ट फेलुअर हो सकते हैं, या तो सिस्टोलिक हार्ट फेलुअर हो सकता है या डायस्टोलिक हार्ट फेलुअर हो सकता है। यानी कि सिस्टोल का मतलब ये है वेंट्रिकल के कंट्रैक्शन को हम कहते हैं, प्रॉपर वेंट्रिकल कंट्रैक्शन को हम कहते हैं सिस्टोलिक मैकेनिज्म, और वेंट्रिकल के दोबारा रिलैक्सेशन को हम कहते हैं डायस्टोलिक। प्रॉपर जो क्या कहते हैं हार्ट काम कर रहा है। अब अगर इन दोनों के अंदर डिसफंक्शनिंग आ जाए, डिसफंक्शनिंग तो हमारे पास सिस्टोलिक डिसफंक्शनिंग और दूसरे नंबर पर डायस्टोलिक डिसफंक्शनिंग, दो टाइप आ गई हार्ट फेलुअर की। सिस्टोलिक डिसफंक्शनिंग का मतलब ये है कि वेंट्रिकल प्रॉपर तरीके से कंट्रैक्ट नहीं हो पा रहा, उसकी कंट्रैक्शन के अंदर जो है ना फर्क आ गया। अब अगर उसकी कंट्रैक्शन के अंदर फर्क आ गया तो क्या होगा, इजेक्शन फ्रैक्शन के अंदर फर्क आ गया, स्ट्रोक वॉल्यूम के अंदर फर्क आएगा, कार्डिक आउटपुट के अंदर फर्क आएगा। ये सब चीज़ें क्या होंगी, कम होंगी, नॉर्मल से कम होंगी, क्योंकि वेंट्रिकल सही तरीके से ब्लड पंप नहीं कर पा रहा। अब इजेक्शन फ्रैक्शन किसको कहते हैं, एक बीट के अंदर हार्ट ने कितना ब्लड पंप किया उसको हम कहते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन। तो अगर वेंट्रिकल सही तरीके से प्रॉपर तरीके से कंट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे तो इजेक्शन फ्रैक्शन यानी कि एक बीट के अंदर जितना ब्लड उसको पंप करना था उसके अंदर फर्क आएगा, तो इसके अंदर जो है ना वो डिमिनिश यानी कि फर्क आ जाएगा। स्ट्रोक वॉल्यूम जो एक साइकिल होता है, कार्डिक साइकिल 0.8 सेकंड का, उसके अंदर भी फर्क आएगा। यानी कि 0.8 सेकंड के अंदर प्रॉपरली जितना ब्लड उसने पंप करना होता है अब वो उतना नहीं कर पा रहा, इसका मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम के अंदर भी उसका फर्क आ गया। एग्जैक्टली कार्डिक आउटपुट के अंदर भी उसका फर्क आएगा, यानी कि 1 मिनट के अंदर जितना ब्लड नॉर्मल तरीके में जो है ना हार्ट पंप किया करता था, लेकिन कंट्रैक्शन सिस्टोलिक डिसफंक्शनिंग की वजह से अब उसके अंदर भी फर्क आ गया। अब वो प्रॉपर अमाउंट से कार्डिक आउटपुट यानी कि पूरी तरीके से जितना 1 मिनट के अंदर जो ब्लड पंप किया करता था उसके अंदर कमी आ गई। तो ये 3 चीज़ें आपको कम मिलेंगी, इजेक्शन फ्रैक्शन, स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डिक आउटपुट। उम्मीद है ये तो आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी साइड पर आते हैं वेंट्रिकल रिलैक्सेशन। वेंट्रिकल ने रिलैक्स होना होता है, यानी कि जैसे ही वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं तो नेक्स्ट साइकिल में जो ब्लड आता है उसके लिए जगह मुहैया होती है, एट्रियम जिससे जो ब्लड आ रहे थे उसके लिए जगह मिलती है ब्लड को, और ब्लड फिर वेंट्रिकल के अंदर फिल होते हैं, और फिलिंग के बाद जो है ना दोबारा से जो है ना वो सिस्टोलिक का मैकेनिज्म शुरू होता है और ब्लड पंप हो जाता है, कंट्रैक्शन हो जाती है वेंट्रिकल्स की और आगे की तरफ चला जाता है। लेकिन अगर ये रिलैक्स नहीं हो प्रॉपर तरीके से तो क्या होगा, ये होगा कि जो दोबारा से फिलिंग के लिए जो ब्लड आएगा उसके लिए जगह नहीं होगी। रिलैक्सेशन प्रॉपर नहीं हुई तो वेंट्रिकल्स की फिलिंग प्रॉपर नहीं होगी। अगर वेंट्रिकल की फिलिंग प्रॉपर नहीं होगी तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, यानी कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इस चीज़ को कहते हैं डायस्टोल। डायस्टोल मतलब एक 10 ml का ब्लड आता है एट्रियम से वेंट्रिकल में, सही है, और ये जो है ना सिस्टोलिक से पहले 10 ml में था, और जैसे सिस्टोल शुरू हुआ तो इसने ब्लड पंप किया 10 ml टुवर्ड्स द बॉडी के पार्ट्स को और पल्मोनरी आर्टरी को, सही है। इसका मतलब ये जो एंड वॉल्यूम था डायस्टोल का, आखिरी जो वॉल्यूम था जितने उसने फिलिंग की थी वो 10 ml की थी नॉर्मल में, लेकिन अब क्या हुआ कि डिसफंक्शनिंग है 7 ml की, क्योंकि जगह नहीं थी। यहाँ पर भी 7 ml ही उसने आउटपुट किया। तो इसका मतलब ये है कि जो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है, जितना ब्लड वेंट्रिकल को मिलना था वो कम मिला, डायस्टोल का आखिरी जितना उसने एंड तक उसने जमा करना था वो कम जमा किया, जिससे जो है ना वो आउटपुट भी उसकी कम होगी, क्योंकि उसको रिलैक्स पूरी तरीके से नहीं हुआ, स्पेस पूरी तरीके से नहीं मिली और ब्लड को, तो जिस वजह से जो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम भी आपका कम हो जाएगा, सही है। इससे जो कार्डिक आउटपुट और स्ट्रोक वॉल्यूम के अंदर भी कमी आ जाएगी। ये आपको समझ में आ गई। इसका मतलब ये है कि हमारे पास हार्ट फेलियर के पेशेंट के अंदर क्या हो सकता है, सिस्टोलिक डिसफंक्शनिंग में पेशेंट आ सकता है या डायस्टोलिक डिसफंक्शनिंग में पेशेंट आ सकता है। फर्दर इसके अंदर क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा लिख लेता हूँ, फिर मैं बता देता हूँ। अच्छा, एक चीज़ बताने में भूल गया, ये इजेक्शन फ्रैक्शन और स्ट्रोक वॉल्यूम
एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, ये जो एक रेशो है, ये इस तरीके से जो है ना हम लोग इस फार्मूले के तहत जो है ना इजेक्शन फ्रैक्शन की जो है ना वो रेशो निकालते हैं। 50 to 70% जो नॉर्मल होता है, अगर इससे बिलो कर जाए 40 या 40 से भी बिलो कर जाए तो ये आप समझ लीजिएगा कि इसके अंदर कोई ना कोई कहीं ना कहीं पर फ़र्क आ रहा है, और या तो सिस्टोलिक डायस्टोलिक के अंदर डिफरेंस आ रही है। अब एक इसको मिटाने के बाद, क्योंकि मैंने कहा था हम इसको इरेज करेंगे, उसके बाद में कुछ वजूहात के बारे में बताना चाहूँगा कि ये वेंट्रिकल कंट्रैक्शन प्रॉपर क्यों नहीं हो रहा और वेंट्रिकल रिलैक्सेशन प्रॉपर क्यों नहीं हो रहा, इसके बारे में आइए देखते हैं। पहले ज़रा मैं लिख लूँ। आइए, सिस्टोलिक डिस्फंक्शन से क्या होगा, अगर आप देखें माइंड के अंदर ये देखें कि अगर प्रॉपर तरीके से हार्ट कंट्रैक्ट नहीं कर पा रहा तो इसकी वजह यह भी हो सकती है कि मसल वीक हो चुके हैं। हार्ट की जो वेंट्रिकल के साइड पे जो मसल थे, अगर वो वीक हो जाए मान लो, और वो वीक भी होते हैं, तो इससे क्या होगा, वो प्रॉपर तरीके से फोर्स नहीं पड़ेगी कंट्रैक्शन की और ब्लड पंप नहीं होगा। तो अब आइए देखें, वीक हार्ट मसल कंट्रैक्ट डिसेबिलिटी, यानी कि जो जैसे मैंने कहा कि अगर प्रॉपर तरीके से अगर उसको न्यूट्रन मसल्स हैं, आपकी सेल से बनी हुई हैं। अब सेल को किस चीज़ की ज़रूरत है, अब ये मसल हैं, मसल सेल से बनी हुई है, सेल को ऑक्सीजन की ज़रूरत है और न्यूट्रन्स की ज़रूरत है। लेकिन अगर ये चीज़ें नहीं मिलेंगी हार्ट को, प्रॉपर हार्ट मसल को ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, तो आपका हार्ट का जो मसल है वो क्या हो जाएगा, वो वीक हो जाएगा। और ये क्यों नहीं मिल सकती, अगर क्रोनरी आर्टरी डिजीज़ है, जो आर्टरी जो ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है टुवर्ड्स द हार्ट मसल्स, अगर उसके अंदर वहाँ पर कोई एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से इंसफिशिएंट ब्लड फ्लो वहाँ पर हो, या एथेरोस्क्लेरोसिस प्लेक फॉर्मेशन की वजह से वहाँ पर ब्लड फ्लो के अंदर कमी आ जाए, या एम्बुलाई की वजह से, एम्बुलिज्म की वजह से जो है ना वो जो ब्लड फ्लो के अंदर फ़र्क आ जाए, तो क्या होगा, हार्ट मसल को प्रॉपर ब्लड नहीं मिलेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिलेगा, जिससे मसल वीक हो सकती हैं, और अगर एक वीक हो जाएंगी तो प्रॉपर कंट्रैक्शन नहीं होगी। तो एक तो ये क्रोनरी आर्टरी डिजीज़ है। मायोकार्डियाटिस, यानी कि मायोकार्डियाटिस मसल के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाना, दिल के जो हार्ट के मसल हैं उसके अंदर ही इन्फ्लेमेशन हो जाना, तो क्या होगा, अगर वो इन्फ्लेम हो जाएंगे तो प्रॉपर तरीके से कंट्रैक्शन नहीं होगी उसके अंदर। तो दूसरी वजह आपकी ये हो गई। तीसरे नंबर पर हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या कराती है, ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है। हाइपरटेंशन से क्या होता है, रिटेंशन हो जाती है, वेजो कंस्ट्रक्शन हो सकती है, ब्लड वॉल्यूम जो है ना वो रिनल की वजह से जो है ना वो सोडियम और वाटर की रिटेंशन की वजह से ब्लड वॉल्यूम के अंदर इजाफा होगा। अब ये सब चीज़ें इजाफा होंगी तो ब्लड वेसल्स के ऊपर जो है ना प्रेशर बढ़ेगा। जब प्रेशर बढ़ेगा तो वो अल्टीमेटली आके जो है ना दिल के ऊपर भी, हार्ट के ऊपर भी, राइट एट्रियम में भी ब्लड ज़्यादा आएगा ड्यू टू द ओवरलोड ऑफ द, या आप कह सकते हैं कि वॉल्यूम अगर ब्लड का ज़्यादा है। इसी तरीके से वेंट्रिकल्स के ऊपर भी जो है ना वो ब्लड का प्रेशर ज़्यादा रहेगा, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट का ब्लड आ रहा है, तो स्ट्रेन बढ़ेगा, तनाव बढ़ेगा, ब्लड के जो मसल हैं उसके अंदर तनाव रहेगा। उस तनाव की वजह से जो मसल हैं वो वीक हो सकते हैं, और वो वीक किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, वो डिस्फंक्शन, सिस्टोलिक डिस्फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। इसलिए तो कहते हैं कि हार्ट का जो पेशेंट, हार्ट फेलियर का, वो प्रोग्रेसिव होता है। ये हार्ट का जो बीपी का जो पेशेंट होता है, ये एकदम से ही जो है ना वो आपके हार्ट के अंदर वो डिसेबिलिटी क्रिएट नहीं करेगा। ये आहिस्ता आहिस्ता से जो है ना वो ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा है, हार्ट मसल उसको जो है ना वो रोके हुए है। एक वक्त आएगा कि आहिस्ता आहिस्ता से वो जो है ना वो तनाव बढ़ता जाएगा, और एक दफ़ा जो है ना वो एट द एंड वो जो हार्ट मसल हैं वो लूज़ कर जाएंगे, वीक हो जाएंगे। वो कब तक हो जाएंगे, उस इतने ज़्यादा जो ब्लड अमाउंट को वो रिटेन करके रहेंगे। इसलिए कहते हैं कि हाइपरटेंशन को भी ट्रीट करना चाहिए। ये प्रोग्रेसिव डिजीज़ हैं हार्ट फेलियर के। इस तरीके से द वॉल रिगार्गिडेशन, यानी कि जो मुख्तलिफ वॉल्व हैं, ट्राइकस्पिड वॉल है, बाइकस्पिड वॉल है, इनका काम क्या है, अगर एक दफ़ा ब्लड जो है ना वो एट्रियम से वेंट्रिकल के अंदर आ जाए और उसके बाद जो है ना उसके अंदर लीकेज
शुरू हो जाए तो क्या होगा, ज़्यादा ब्लड वेंट्रिकल्स के अंदर आएगा। ट्राइकस और बाइकस्पिड वॉल्व के अंदर अगर लीकेज हो, वो उसको प्रॉपर तरीके से जो फ्लो है उसको बंद न कर पाए, क्लोज न कर पाए अपने वॉल्व्स को, तो क्या होगा, जितना अमाउंट आना था उससे ज़्यादा अमाउंट आएगा, और ज़्यादा अमाउंट आएगा तो वेंट्रिकल के अंदर ज़्यादा वॉल्यूम का ब्लड होगा, जिसकी वजह से मसल वीक हो जाएंगे, और वीकनेस क्या होगा कि आपके जो ब्लड है ना प्रॉपर तरीके से वेंट्रिकल कंट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे। इस तरीके से एरोटा को जो ब्लड सप्लाई हो रहा है, पल्मोनरी वॉल्व जिस के वॉल के जरिए पल्मोनरी आर्टरी को जो ब्लड सप्लाई हो रहा है उसके अंदर इरिगेशन हो जाए, यानी उससे भी ब्लड वापस जो है ना वापस वेंट्रिकल्स के अंदर आएंगे, तो वेंट्रिकल्स के अंदर वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ने से तनाव बढ़ेगा, स्ट्रेन बढ़ेगा, स्ट्रेन से जो है ना मसल वीक हो जाएंगी, और फिर जो है ना प्रॉपर तरीके से कंट्रैक्शन नहीं हो पाएगा। तो ये तो थी सिस्टोलिक डिस्फंक्शनिंग, जिसकी वजह से जो है ना इन सब डिजीज़ की वजह से जो है ना सिस्टोलिक डिस्फंक्शनिंग हो सकती है, और सिस्टोलिक डिस्फंक्शनिंग सीधा हार्ट फेलुअर के जो है ना वो एक मेजर टाइप है। समझ में आ गई। अब हम आते हैं डायस्टोलिक डिस्फंक्शनिंग के ऊपर। आइए जनाब, अब हम पढ़ते हैं डायस्टोलिक डिस्फंक्शनिंग। डायस्टोलिक डिस्फंक्शनिंग मीन्स डायस्टोल यानी वेंट्रिकल्स के रिलैक्स ना होने को हम डायस्टोलिक कहते हैं, डिस्फंक्शनिंग कहते हैं। अब वेंट्रिकल्स क्यों रिलैक्स नहीं हो पा रहे, क्योंकि हार्ट अटैक का पेशेंट आया आपके पास, एमआई का पेशेंट आया, तो क्यों आया होगा, इसलिए आया होगा कि हार्ट को जो ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरीज हैं, क्रोनरी आर्टरी हैं, उसके अंदर इथेरोस्क्लेरोसिस का जो फैट है उसने जो है ना वो इथेरोस्क्लेरोसिस की जो फैट है ये क्रोनरी आर्टरी है, और इसने यहाँ पर जो है ना वो इथेरोस्क्लेरोसिस प्लग बना दिया, इथेरोस्क्लेरोसिस की डिपोजिशन होगी, यानी फैट की डिपोजिशन होगी। तो क्या हुआ कि प्रॉपर अमाउंट का ब्लड जो है ना वो उस एरिया को, हार्ट मसल को नहीं मिला, या यहाँ पर जो इथेरोस्क्लेरोसिस के रप्चर होने के बाद प्लेटिलेट एग्रीगेशन के बाद यहाँ पर जो है ना एक प्लग बन गया, इसकी वजह से भी जो है ना ब्लड का फ्लो रुक गया, या जो है ना कोई एम्बुलाई कहीं से आ रही थी, कहीं से इथेरोस्क्लेरोसिस प्लग की एम्बुलाई टूटी और वह यहाँ पर आई और नैरो आर्टरी के अंदर ब्लॉक होगी, तो इसके इस साइड के हार्ट मसल के अंदर क्या हो जाएगा, ब्लड नहीं आएगा, ऑक्सीजनेटेड नहीं आएगा, तो ये टिश्यू क्या हो जाएगा, डेथ स्कार बन जाएगा यहाँ पर, या इस टिश्यू की डेथ हो जाएगी। जब इस टिश्यू की डेथ हो जाएगी तो इस एरिया के अंदर स्टिफनेस आ जाएगी, स्टिफनेस आ जाएगी तो प्रॉपर तरीके से ये रिलैक्स नहीं होगा। जब रिलैक्स नहीं होगा तो आपका पेशेंट डायस्टोलिक डिस्फंक्शन के अंदर आ जाएगा। समझ में आ गई। तो एमआई की वजह से या हार्ट अटैक की वजह से ऐसे हो सकता है। डायबिटीज़ की वजह से भी सेम प्रॉब्लम होगी, यानी ग्लाइकोसिलेशन, यानी कि ग्लूकोज का सेल जो बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल होते हैं, जैसे मसल होते हैं, कार्डिक मसल्स हैं, तो कार्डिक मसल के अंदर ग्लूकोज आ रहा है और यहाँ इसके साथ अटैच हो रहा है, लोड कर गया अपने आप को, जो है ना वो कार्डिक मसल के अंदर लोड कर गया, तो क्या हुआ, वो प्रॉपर तरीके से जो है ना वो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन उसको मिल नहीं पा रही, उसके बीच के अंदर जो है ना ग्लूकोज आ गया, तो क्या होगा, ये भी यहाँ पर स्कार बन जाएगा, डेथ हो जाएगी, स्टिफनेस हो जाएगी, जिसकी वजह से रिलैक्सेशन प्रॉपर नहीं होगी और आपका पेशेंट डायस्टोलिक डिस्फंक्शन के अंदर आ जाएगा। एरोटिक स्टेनोसिस के अंदर क्या होगा, एरोटिक स्टेनोसिस के अंदर ये होगा कि ये जो है ना वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड आ रहा है, दोनों वेंट्रिकल्स के अंदर, और अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर आया और एरोटा के जरिए बॉडी को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर ब्लड वापस से जो है लीक करके वापस से जो है ना वो वेंट्रिकल्स के अंदर आ रहा है। तो वेंट्रिकल्स के अंदर आ रहा है तो यहाँ पर जो ब्लड है वो यहाँ पर स्टेन कर रहा है, यहाँ पर वापस से यहाँ पर आ रहा है, तो जो वेंट्रिकल्स की जो मसल हैं वो अपने आप को बिल्ड कर रहे हैं। बिल्ड करने का मतलब ये है कि अगर जैसे बॉडी बिल्डिंग की जाती है तो क्यों की जाती है, ताकि आपके मसल जो है ना वो पावरफुल हो, और एक बहुत बड़ी, अगर आपके साथ कोई ज़्यादा मोटा बंदा या बॉडी बिल्डर आपके साथ जो मुकाबला करे तो आप उसको रोक सकें। अगर आपकी मसल वीक होंगी तो आप नहीं रोक पाएंगे। तो जैसे एरोटिक स्टेनोसिस की वजह से अगर ब्लड वापस आ रहा है तो ये जो वेंट्रिकल के वॉल हैं ये अपने आप को बिल्ड कर रहे होते हैं, ताकि मैं उस प्रेशर को, अगर 10 ml का ब्लड नॉर्मली आ रहा था, अब क्योंकि एरोटिक स्टेनोसिस की वजह से 25 ml आ रहा है, तो ये 15 ml का जो प्रेशर है या 15 ml का जो प्रेशर है उसको हैंडल करने के लिए वेंट्रिकल अपने जो मसल हैं उसको बिल्ड करता है, हाइपरट्रोफी क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो मसल की इलास्टिसिटी है वो ख़त्म हो जाती है, और वो जो है ना वो स्टिफनेस आहिस्ता आहिस्ता से उसके अंदर स्टिफनेस आ जाती है, और एक वक्त आ जाता है कि आप जो है ना डायस्टोलिक डिस्फंक्शनिंग के अंदर आ जाएंगे।
हाइपरटेंशन की में भी ऐसा ही प्रोसेस चल रहा होता है कि जिस तरीके से ये जो स्टेनोसिस, जो एरोटिक स्टेनोसिस की वजह से ब्लड का प्रेशर वेंट्रिकल्स पे पड़ रहा था, इसी तरीके से हाइपरटेंशन की वजह से भी ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है और वो भी जो है ना वेंट्रिकल्स के ऊपर जो है ना वो अपना प्रेशर वॉल्यूम का बढ़ा रहा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हाइपरट्रोफी हो जाती है। वेंट्रिकल्स के जो मसल्स हैं वो अपने आप को जो है स्ट्रेंथ करते हैं, बिल्ड करते हैं, ताकि इस वॉल्यूम को वो किसी तरीके से रोक सकें, इसको जो है ना हैंडल कर सकें। इसकी वजह से जो है ना वो मसल की जो इलास्टिसिटी है वो ख़त्म हो जाती है और वो स्टिफनेस की तरफ चली जाती है और एक वक्त आता है कि आप जो है ना वो डायस्टोलिक डिसफंक्शनिंग के में आ जाते हैं। तो ये तो था सिस्टोलिक डिसफंक्शनिंग और डायस्टोलिक डिसफंक्शनिंग। अब हम लोगों ने क्या करना होता है कि हमने कुछ ऐसी मेडिसिन देनी होती है हार्ट फेल्यूर के पेशेंट को, जिससे जो है ना हार्ट का जो फंक्शन है यानी कार्डिक आउटपुट है और इसके अलावा हार्ट रेट है, इसके अलावा फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन है, उसके अंदर कमी आ जाए। और दूसरे नंबर पर हमने वॉल्यूम को भी कम करना होता है डायरेटिक्स, एंटी हाइपरटेंशन ड्रग्स देकर, डायरेटिक्स देकर या एंटी हाइपरटेंशन ड्रग देकर। मुख्तलिफ़ किस्म की ड्रग्स आती हैं जो एंटी हाइपरटेंशन, जो मैंने एक आपको जो है ना एंटी हाइपरटेंशन पे भी एक लेक्चर दिया हुआ है, उसके अंदर आपको पता पड़ जाएगा कि एंटी हाइपरटेंशन पेशेंट को किस तरीके से डील करते हैं। अगर हमने हार्ट पेशेंट को, हार्ट फेलुअर के पेशेंट को अगर सिक्योर करना है तो हमने इन डिजीज़ को ट्रीट करना है। हाइपरटेंशन को ट्रीट करना है, एरोटिक स्टेनोसिस को ट्रीट करना है, डायबिटिक मेलाइटिस को ट्रीट करना है, हार्ट अटैक को ट्रीट करना है। इसके अलावा जो है ना वो सिस्टोलिक डिसफंक्शन के अंदर जितने भी हम लोगों ने वहाँ पर जो डिजीज़ पढ़े उनको ट्रीट करना है। उनकी ट्रीटमेंट के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात हैं जो हमने देनी होती हैं। तो उम्मीद है कि हार्ट फेल्योर के पेशेंट के अंदर जितने भी जो है ना हमारे पास वेरिएशन आ रही हैं, कहाँ कहाँ पर हमें काम करना होता है, आप वो समझ चुके होंगे। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको थोड़ी सी ड्रग के बारे में ओवरव्यू बता दूँ, लेकिन मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि हाइपरटेंशन, एंटी हाइपरटेंशन ड्रग के बारे में मेरी एक अलग से वीडियो है। डायबिटिक मेलाइटिस के पेशेंट के बारे में जो है ना, जो उसकी एंटी डायबिटिक ड्रग्स को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग्स हैं उनके लिए मेरे एक अलग वीडियो है, आप उसको सर्च आउट कर लीजिएगा। एथेरोस्क्लेरोसिस प्लग यानी कि जो प्लग फार्मेशन है, प्लेटिलेट की एग्रीगेशन है, एंटी प्लेटिलेट ड्रग्स के बारे में मेरी एक अलग वीडियो है, आप उसको चेकआउट कर लीजिएगा ताकि इस पेशेंट को हम किस तरीके से हम लोग हैंडल करते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ जो सिस्टोलिक जो डिसफंक्शनिंग थी उसमें जितनी भी डिजीज़ हैं उसके हवाले से जितने भी डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए जो मेडिसिन है उनके में भी मेरी अलग अलग सी वीडियोज़ हैं, तो आप उसको सर्च आउट कर लीजिएगा। मेरे इस वीडियो से बनाने का मतलब ये था कि आपको मैं इतना समझा सकूं कि हार्ट फेल्यूर का पेशेंट जो है वो किस किस क्राइसिस के से और किस किस सिचुएशन से गुजर रहा होता है और हमें किस तरीके से थिंकिंग और अपनी जो है ना वो प्रोफेशनल एक्टिविटी को अपने ब्रेन के अंदर रख के जो है ना वो उसको ट्रीट करना पड़ता है। उम्मीद है कि इस लेक्चर से आपको इतना अंदाज़ा हो चुका होगा कि हार्ट फेल्यूर के पेशेंट के अंदर किस तरीके से जो है ना हम लोग इसकी पैथोफिजियोलॉजी चल रही होती है, हमारे माइंड के अंदर कौन सी चीज़, जैसे ही पेशेंट आते हैं तो हमारे माइंड के अंदर क्या चीज़ होनी चाहिए और हमें किस चीज़ को ट्रीट करना है ताकि हम हार्ट फेल्यूर के जो पेशेंट हैं उनको सिक्योर कर सकें या उनको एक अच्छे लेवल की जो है ना वो ट्रीटमेंट दे सकें, जिससे उनके जो है ना वो लाइफस्टाइल के अंदर आसानी पैदा हो। उम्मीद है आपको इस लेक्चर से, हार्ट फेल्यूर के लेक्चर से, हार्ट फेल्यूर के जो को समझने में, उसको ट्रीट करने के लिए और उसकी पैथोफिजियोलॉजी आप जान चुके होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस हवाले से अगर कोई भी जो है ना आपकी जो कमेंट हो या इसमें जो मेरे से कहीं पर भी अगर कोई चीज़ रह गई हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा ताकि मैं जो है ना अपने आप को उसके लिए जो है ना वो प्रिपेयर कर सकूं और आपको जो है ना एक नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। बाय बाय।